कुछ स्टॉक्स पे ज़रा फोकस कर लिया जाए, हमारे एक्सपर्ट्स की राय भी ले लेते हैं। एसबीआई, इस पर एक बार ज़रा रिकमेंडेशन ली जाए। हम देख रहे हैं कि आज कुछ बड़े टारगेट्स यहाँ पर निकल कर आए हैं और इस पर मैं अविनाश जी आपकी राय लेना चाहूंगी, गिवन द फैक्ट कि देखिए बैंक निफ्टी है, रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग इसने दिखा दी है, पूरा सपोर्ट दिग्गजों का आ रहा है। ज़रा बताएं सर, एसबीआई में अब क्या करना है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एसबीआई अभी थोड़ा-सा कंसोलिडेट होगा क्योंकि रिजल्ट्स के बाद काफ़ी स्टॉक चला है। लेकिन मेरे ख्याल से जो नियर टर्म ट्रिगर है वो तो ऑब्वियसली चौथी तिमाही का नंबर है जो मुझे लगता है कि तीसरे तिमाही से भी काफ़ी अच्छा आएगा। प्लस जिस प्रकार से वैल्यू अनलॉकिंग आने वाली है एसबीआई एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है उसका भी सेपरेट पब्लिक इश्यू और डीमर्जर होने वाला है। तो ये एक वैल्यू अनलॉकिंग एसबीआई के लिए ज़रूर होगा। पॉसिबली मार्च के क्वार्टर में नहीं बट जून के क्वार्टर में ज़रूर आने की अपेक्षा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मीडियम टर्म टारगेट्स करीबन 1350 1375 हो सकता है। बैंकिंग में मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स डिक्लेयर किए हैं और जिस प्रकार की अभी एसेट क्वालिटी है, बैलेंस शीट का ग्रोथ देखा है, मुझे लगता है अभी क्रेडिट ग्रोथ भी करीबन 12% हो चुका है। तो वो फ़ायदा डेफिनिटली एसबीआई को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा-सा भी करेक्शन के साथ आज अगर स्टॉक मिलता है तो मेरे ख्याल से डेफिनिटली एक्यूमुलेट करने की राय रहेगी। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, अविनाश सर आप इसे ट्रैक करते हैं क्योंकि सिटी काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, 435 तक के बड़े टारगेट देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए जो नंबर्स आ गए हैं मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिस प्रकार का बिज़नेस मॉडल इनका है, जिस प्रकार से ट्रैक्शन हमने तीसरे तिमाही में देखा है मुझे भी लगता है कि 325 330 का एक अच्छा लेवल है जहाँ पे थोड़ा-सा एक्यूमुलेशन आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से नज़रिया थोड़ा-सा 1 साल भर का रखिए क्योंकि टिपिकली ये जो स्पेस है वहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं बट वाई-वाई ग्रोथ देखना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर नज़रिया आपका 6 टू 12 मंथ्स है तो डेफिनिटली खरीदने लायक स्टॉक है बट हाँ डेफिनिटली फ्रॉम अ टाइम फ्रेम ऑफ 6 टू 12 मंथ्स। फैक्ट कोचिन शिपयार्ड, अविनाश जी मैं आपका ही व्यू लेना चाहूंगी। इनको जो रक्षा मंत्रालय से 5,000 करोड़ के बड़े ऑर्डर के लिए ये एल1 बिडर घोषित हुए हैं, मुझे सर जरा बताइए कितनी बड़ी बात है ये स्टॉक के लिए और अब यहाँ से क्या व्यू है? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए 5,000 करोड़ का ऑर्डर जो है वो काफ़ी बड़ा है। अभी L1 है, अभी एक बार ये कन्फर्म्ड होता है, तो डेफ़िनेटली ये ऑर्डर को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए कम से कम डेढ़ 2 साल लगेंगे। तो ऑर्डर बुक तो डेफ़िनेटली बढ़ेगी और मुझे लगता है मार्केट्स को इस बात की सेंटिमेंट इसलिए पॉज़िटिव रहेगा क्योंकि इसका जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो पार्टली 27 और 28 के नंबर्स में आएगा। तो डेफ़िनेटली पॉज़िटिव बात है। आई थिंक मरीन सेक्टर को लेके इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही एग्रेसिव है और इसका फ़ायदा डेफ़िनेटली सारे कंपनीज़ को मिलेगा। कोचिन शिपयार्ड, माझगाँव डॉक, गार्डन रीच, ये सारे प्लेयर्स मुझे लगता है कि इस स्पेस में काफ़ी अट्रैक्टिव है। बट डेफ़िनेटली कोचिन शिपयार्ड करंट लेवल पे अगर कोई साल, डेढ़ साल की नज़रिए से लेना चाहता है, तो डेफ़िनेटली डिप में खरीदिए। एशियन पेंट्स, इसमें हम देख रहे हैं 2% की स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अविनाश सर, एशियन पेंट्स पर अब क्या राय बन रही है, जरा बताएं। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए एशियन पेंट्स को सबसे बड़ा बेनिफिट तो क्रूड के प्राइसेस से मिलेगा। मेरे ख्याल से देखिए मुझे लगता है चौथी तिमाही भी रीज़नेबली अच्छी आएगी। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ अगर ठीक-ठाक आता है, तो मेरे ख्याल से इनके मार्जिन्स प्रोटेक्ट होंगे। हालाँकि कॉम्पिटिशन तो इस सेक्टर में ऑलरेडी बढ़ चुका है, बट इनका जो ज्योग्राफिकल नेटवर्क है प्लस जो लॉजिस्टिक काइंड ऑफ एडवांटेज है, वो मुझे लगता है कि चौथी तिमाही भी अच्छी आएगी। आई थिंक जिनके पास है वो होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी तो डेफिनिटली इस प्राइस पे हम नहीं कहेंगे क्योंकि अभी भी वैल्यूएशंस फेयर टू एक्सपेंसिव है। तो थोड़ा अगर स्टॉक गिरता है, आज तो ऊपर है, बट मेरे ख्याल से अगर गिरावट थोड़ी-सी मिलती है तो ऐड करने की गुंजाइश होगी। लेकिन मेटल स्पेस, इसमें प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। अविनाश सर, क्या व्यू बन रहा है? ये सिर्फ इसलिए कि अभी बिल्कुल ट्रिगर्ड नहीं है, चाइनीज मार्केट हफ्ते भर छुट्टी पर चले गए हैं, या फिर ये खरीद का मौका हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अगर हम स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करें तो हिंडाल्को में सेलिंग इसलिए है क्योंकि नोवेलिस में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मेरे ख्याल से मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि जनवरी और मार्च के क्वार्टर में परफॉर्मेंस हिंडाल्को का नेगेटिव आएगा। काफ़ी दूसरे बड़े ब्रोकरेजेस ने भी यहाँ पे सेल कॉल दिया है। बट अगर टाटा स्टील और वेदांता की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी डेफिनिटली मेटल प्राइसेस का बेनिफिट इनको मिलेगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर में फ्रेश बाइंग ना करें क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चढ़े हैं। बट वेदांता और टाटा स्टील मुझे लगता है नंबर्स भी काफ़ी अच्छे आ गए और अगर नज़रिया आपका कम से कम 6-8 महीना है, तो मेटल की रैली मुझे नहीं लगता है खत्म हो चुकी है। डोमेस्टिक डिमांड अच्छी बढ़ रही है और ऑब्वियसली नए साल में एक्सपेक्टेशन है कि जिस प्रकार से डिमांड बढ़ेगी ग्लोबली मेटल्स के लिए, तो डेफिनिटली इन दोनों कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। तो करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है, तो मेरे ख्याल से एक रीज़नेबल अपसाइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके सर, एक बार सरकारी बैंकों पर आपसे राय लेना चाहूंगी। ये वाली जो थीम है, हमें लगा था कि पिछले साल हमने साल की शुरुआत में ही इसे सबसे पहले पकड़ा था। पूरे साल हमने देखा सरकारी बैंकों ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया, चाहे एसबीआई हो, यूनियन बैंक हो, सब टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। क्या लग रहा है सर, इस साल भी ये जो स्पेस है ये मजबूती के साथ आगे बढ़ने का दमखम रखती है, या हो गया इनकी स्ट्रेंथ खत्म अब यहाँ पे? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए नॉर्मली अक्टूबर टू मार्च बिज़ी सीज़न होता है और चौथी तिमाही भी मेरे ख़्याल से इनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आई थिंक अगर आप स्पेसिफिकली स्टॉक्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई, मुझे लगता है इवन बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो छोटे सरकारी बैंक्स हैं, यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि देखिए अगर थोड़ा-सा स्टॉक प्राइसेज़ यहाँ पे बढ़े हैं, थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो कोई भी गिरावट अगर आती है तो इसमें थोड़ा-सा खरीदने का मौका समझ लीजिए। मुझे लगता है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अभी भी काफ़ी बड़ा डिस्काउंट है और स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, कैनरा बैंक और बैंक पीएनबी की बात करें, तो यहाँ पे एक अच्छी वैल्यू बन सकती है। बट यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम फ्रेम लंबा रखना है। मेरे ख्याल से होपफुली 4th क्वार्टर के बाद जब कमेंट्री आएगी अगले साल के लिए, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ अभी 11-12% हो चुका है, तो वो डेफिनिटली एक इंडिकेटर है कि डेफिनिटली चौथी तिमाही भी अच्छी होने की संभावना है सरकारी बैंक्स की। सप्लाई चेन, ऐसे आपको ये कंपनी, ये स्टॉक कैसा लगता है? इनफैक्ट नेहा मुझे लगता है कि डेफिनेटली टीवीएस सप्लाई चेन लॉजिस्टिक एक प्रोमिनेंट प्लेयर है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एट दिस लेवल थोड़ी वैल्यू ज़रूर बन सकती है। हालाँकि आज स्टॉक 3-4% ऊपर है, बट मुझे लगता है कि अगर आपका थोड़ा बहुत मीडियम टर्म नज़रिया है, तो लॉजिस्टिक स्पेस में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनका बिज़नेस मॉडल भी रोबस्ट है, तो डेफिनेटली खरीदने लायक स्टॉक है, बट टाइम फ्रेम 12 से 15 महीने रखें। और अब अविनाश जी दे रहे हैं हमें 10 की कमाई का शेयर। अविनाश जी बताएं सर। अनिल जी, जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो सरकारी बैंक है। मुझे लगता है कि कैनरा बैंक ₹145 में जो चल रहा है, बहुत अच्छी वैल्यू बन सकती है क्योंकि देखिए ऑलरेडी पिछले साल 17,690 करोड़ का मुनाफ़ा बैंक ने कमाया था। इस बार तीसरी तिमाही काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, 5,175 करोड़ का मुनाफ़ा है और मुझे लग रहा है जो रन रेट 4th क्वार्टर में आएगा, वो मेरे ख्याल से तीसरे तिमाही से भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो पूरे साल का मुनाफ़ा करीबन 18,900 करोड़ आएगा और अगले साल भी मुझे लगता है काफ़ी अच्छा आएगा। देखिए इनके पास होम फाइनेंस के लिए कैनफिन होम्स है, प्लस डिजिटल बैंकिंग में काफ़ी बड़ा इन्होंने काम किया है, काफ़ी बड़ा ट्रैक्शन आपको उस बिज़नेस में भी दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से कम 6 से 12 महीने की अवधि कोई रखता है तो 175-180 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। बुक वैल्यू करीबन ₹130 है, जो मुझे लग रहा है कि करीबन 140-142 तक जाएगी। तो उस हिसाब से प्राइस टू बुक पे भी ये स्टॉक काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो 175-180 का टारगेट प्राइस नेक्स्ट 6 टू 12 मंथ्स।